Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pauja Law Academy, and this is a demo lecture for the Transfer of Property Act of 1882. Right? So we are here to discuss the Transfer of Property Act of 1882. Right? Now, the first thing you need to understand is this is not the only act which deals with transfer of property. There are also other laws which deal with transfer of property, like the Sale of Goods Act, right? वहां पर भी प्रॉपर्टी है, गुड्स प्रॉपर्टी, बट देयर मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके लिए भी वहां पर प्रोविजंस है. देन देयर इज द ईजमेंट एक्ट जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है. देन हमारे ऐसे कई सारे लोकल लॉज भी होते हैं, लैंड लॉज वगैरह जहां पर की होता है. देन वी हैव विल्स. विल में भी इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925, वहां पर भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, पॉइंट इज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए देर आर मेनी इनैक्टमेंट्स. वन ऑफ देम इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, एंड द रीजन कि उसके पीछे रीजन क्या है कि ये एक ही एक्ट है ऐसा करता है. उसमें भी हम लोग देखेंगे, जब सेक्शन 5 डिस्कस कर रहे होंगे तब देखेंगे ट्रांसफर इंटरव्यू जहां पर होता है उसको हम लोग कहेंगे. ठीक है, तो पहली बात, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ठीक है, the TPA or the Transfer of Property Act is not exhaustive. It only deals with some kinds of transfers. Okay, certain transfers, right? So Transfer of Property Act. Now, one thing which I like to tell my students is that the name of this act, the Transfer of Property Act, it is not appropriately named. देखो एक बात याद रखना, you never transfer a property. Right? You never transfer a property. Let's say I have a house and I have to give the house to someone. मैं transfer करना चाहता हूँ. I don't transfer the house. House तो जहां पर है वो वही रहेगा. Land जहां पर है वो वहीं पर रहेगा. Right? But मैं क्या कर रहा हूँ? I am only transferring my rights in those properties. जो भी land है या जो भी house है, मैं उसमें अपने rights को transfer कर रहा हूँ. ठीक है? And those rights are known as interests. वो जो राइट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज इंटरेस्ट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, अंडर टीपीए जहां भी टर्म इंटरेस्ट यूज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट्स अ राइट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ ये जो राइट है या ये जो इंटरेस्ट है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है, एंड all of those interests or those rights can be summarized. देखो एक immovable property में there are mainly 4 kinds of rights that a person has. ठीक है, there is also a fifth one which is sort of implied. No one really bothers to look at it, but I will tell you just for the sake of convenience. देखो एक immovable property में rights in an immovable property, right? First is the right to title. ठीक है, तो मान लो इसको हम लोग कहते हैं ओनरशिप. सपोज मान लेते हैं ओनरशिप में कितने तरीके के राइट्स होते हैं. देखो ओनरशिप इज नॉट जस्ट वन राइट. ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स. ठीक है, उसमें कई तरह के राइट्स होते हैं. हम लोग को वही देखना है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि ओनरशिप है किसी के पास तो उसके पास किस तरह के राइट्स होंगे. ठीक है, नंबर 1 इज द राइट टू टाइटल, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर होगी. इफ आई से कि आई एम द ओनर, इसका मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पर टाइटल किसका है, वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप पे किसका नाम लिखा है? मेरा नाम लिखा है. सो आई हैव द राइट टू टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, नंबर 1. नंबर 2 इज द राइट टू पोजेशन. ठीक है, इफ आई एम द वन हु इज द ओनर, आई ऑल्सो हैव द राइट टू पोजेशन ऑफ माई हाउस. ठीक है, थर्ड इज enjoyment. I have the right to enjoy my property. ठीक है, enjoy का मतलब you have the right to use the property for your own benefit. ठीक है, it can be it can be done in many ways. कई तरीके से हो सकता है. तो वो हम लोगों का that's a completely different discussion कि एक immovable property क्या होती है, benefits arising out of immovable property क्या होती है, उसमें हम लोग enjoyment कह सकते हैं. But simple enjoyment की बात करें, residence, taking residence in a house or living in a house is also deemed as enjoyment of the property. ठीक है, number 4 is the right to alienation. Right? अगर मेरी प्रॉपर्टी है
तो मैं जिस तरह से चाहूं उसे उसे एलियनेट कर सकता हूं, उसे गिव अप कर सकता हूं। किस तरह से? जैसे अगर मान लो इफ आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी आई कैन डू दैट, इफ आई वांट टू मॉर्गेज माय प्रॉपर्टी, और इफ आई वांट टू पुट माय प्रॉपर्टी ऑन लीज कर सकता हूं, इफ आई वांट टू गिफ्ट समवन माय प्रॉपर्टी, हम लोग वो सारे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो एलियनेशन, द राइट टू एलियनेट अ प्रॉपर्टी ऑल्सो फॉल्स विद इन ओनरशिप। अगर मैं ओनर हूं तो मैं किसी और को भी ओनर बना सकता हूं। दैट इज द मैक्सिम ऑफ नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। अभी हम लोग थोड़ी देर में उसे भी देखेंगे। दीज फोर आर एक्सप्लिसिट। ठीक है, कई जगह देखेंगे। द फिफ्थ वन विच इज, जो मैं कहता था कि चार आपके तो मेन होते हैं, एक आपका इम्प्लाइड होता है। द फिफ्थ वन इज द राइट टू डिस्ट्रॉय एंड रीबिल्ड। ठीक है, if I am the owner, I have the right to destroy my property and rebuild it। ठीक है, तो मेरे पास दोनों के दोनों वो होते हैं, राइट्स होते हैं। तो टू बी फेयर, फोर राइट्स आपको एक्सप्लिसिटली दिख जाएंगे, फिफ्थ वन एक्सप्लिसिटली नहीं दिखता, बट इट इज कॉमन सेंस, यस इट इज इंप्लाइड कि आई हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय माय प्रॉपर्टी एंड रिबिल्ड इट, मैं वो कर सकता हूं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड। अब देखो, इफ जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि ये राइट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, दीज राइट्स आर नोन एज इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग को यही देखना है कि आप जब किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या आपने ये सारे राइट्स ट्रांसफर किए हैं, या फिर आप इनमें से कुछ राइट्स भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि आपने कहा कि लेट्स से ए ट्रांसफर्स ओनरशिप टू बी। यहां पर ए ने, एक बात याद रखना, ए ट्रांसफर्स ऑल 5 टू बी। तो अगर ऑल 5 ट्रांसफर किए हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी में अब ए के कोई और राइट्स ना बचे, मतलब ए ने एक ऐसा ट्रांसफर किया है कि अब ए के जो भी राइट्स है उस प्रॉपर्टी में वो खत्म हो चुके हैं और वो सारे के सारे बी के पास जा चुके हैं। दोज राइट्स, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं एक एब्सोल्यूट और अ कंप्लीट ट्रांसफर। ठीक है, ए का यहां पर जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, और वो इस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी कर सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब हम लोग कहेंगे कंप्लीट होता है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि उसका टाइटल जो है वो परफेक्ट टाइटल है, इस तरह से हम लोग कहेंगे। तो इसे अगर ए ने ऑल 5 राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं, इट विल बी डीम्ड एज एन एब्सोल्यूट और अ कंप्लीट ट्रांसफर। बट एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि ए बी को ऑल 5 करे। ठीक है, ऑल 5 कर सकता है, बट ऐसा भी हो सकता हो कि ए बोले बी से यू डोंट हैव द राइट टू टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब मैं घर आपके नाम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एलिनेशन का भी राइट नहीं दे रहा हूं, कि मतलब कि आप किसी और को दे सको, मैं वो भी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करके रिबिल्ड करने का भी राइट नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको राइट दे रहा हूं पोजेशन और एंजॉयमेंट का। यू कैन possess द हाउस एंड यू कैन लिव इन इट, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जब आप 5 में से उसने 2 दिए हैं, ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 3, बाकी 3 नहीं दिए हैं, ये क्या है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ अ लीज। ये ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, ए ने लीज पर हाउस दे दिया बी को। ठीक है, दिस इज अ लीज, और यहां पर ऑल ऑफ द 5 ओनली 2 आर ट्रांसफर्ड टू बी। और कई बार एक बार याद रखना कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज possession and enjoyment are deemed as one, तब ये दोनों को एक ही तरह की तरह ट्रीट किया जाता है। कभी अलग, कई बार लोग अलग तरह ट्रीट नहीं करते, बट कई बार अलग तरह की तरह ट्रीट किया जाता है। ज्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए कि आप इसे अलग ट्रीट करके रखो। ठीक है, तो इसे कई बार एक तरह से भी ट्रीट किया जाता है, कई बार अलग अलग भी किया जाएगा। अलग अलग करोगे तो कन्वीनियंट रहेगा समझना, बट याद रखना कि लाइक 70% ऑफ द टाइम दोनों साथ साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो when A creates a lease, he gets only 2। जैसे यहां पर कौन कौन से हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये दोनों उसके पास आए हैं। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर को देखो, ट्रांसफर तो यहां पर भी कर रहा है कि आप पोजीशन कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अ लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट और पार्शियल इंटरेस्ट। ठीक है,
तो एक बात का ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी को आप फुली ट्रांसफर भी कर सकते हो या कंप्लीट ट्रांसफर भी कर सकते हो, विच इज नोन एज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। और अगर आपने कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ कुछ पार्ट ट्रांसफर किया है, वो लिमिटेड इंटरेस्ट या पार्शियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट एक बात याद रखना कि टीपीए में आप कोई भी ट्रांसफर पढ़ो, चाहे आप सेल पढ़ो, चाहे मॉर्गेज पढ़ो, चाहे चार्ज पढ़ो, या फिर आप लीज पढ़ो, गिफ्ट पढ़ो, एक्शनेबल क्लेम, सब कुछ वो इन्हीं 5 का इंटरप्ले रहेगा, ठीक है। सेल में, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि ये पांचों के पांचों राइट्स जो है सेल में ट्रांसफर होते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वहां पर भी ये पांचों के पांचों राइट्स ट्रांसफर होते हैं। बट लीज, लीज में ये पांचों नहीं ट्रांसफर होते, लीज में सिर्फ 2 ट्रांसफर होते हैं। लाइक यहाँ पर जस्ट ऐसे एग्जांपल देखा था हम लोगों ने ऐसे। तो माय पॉइंट इज कि अगर आपको ये पांचों पॉइंट्स याद हैं, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है और कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर। तो पहले सेल, ठीक है। बिफोर सेल एक बात याद रखना कि लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर एक्ट, ठीक है। तो सेक्शंस 1 to 4, ठीक है, ये आपको बताते हैं एक्सटेंट, ठीक है, कि लोकल एक्सटेंट क्या है, कहाँ है एग्जेम्पशन, जैसे कुछ चीजें हैं जो मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं होती, गिफ्ट वगैरह वाले पार्ट जो होते हैं वो मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस 1 to 4 आपको बताते हैं इसके लोकल एक्सटेंट, यूजेज और एग्जेम्पशंस, और इससे लेकर के हम लोगों को कुछ और चीजें दिखती जैसे डेफिनेशंस, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग सेक्शंस 1 to 4 में करते हैं, ठीक है। तो वहां पर बताया जाए कि टीपीए डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया, और याद रखना कि टीपीए वाज वन एक्ट जो कि एक बार में पूरे कंट्री में एक्सटेंड नहीं किया गया था, वो पार्टली एक्सटेंड किया गया है हर जगह, ठीक है। लाइक वन सीट एग्जांपल, पंजाब में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई नहीं होता, बट हैविंग सेड दैट वहां पर प्रिंसिपल्स वही अप्लाई होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 में है, ठीक है। देयर आर एग्जेम्पशंस, कई सारी चीजें पंजाब में यूनिक है तो वो वही की चलती है, बट ओवरऑल टीपीए के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स वहां पर भी अभी भी अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 to 4 जो है ये हमारे क्या है, दीज आर द लोकल एक्सटेंट, यूजेज, एग्जेम्पशंस एंड डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस में याद रखना कि नोटिस की डेफिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक बार सेक्शन 3 में नोटिस की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना वहां पर, ठीक है। तो सेक्शन 4 में हम लोग को एग्जेम्पशंस वगैरह मिल जाते हैं वहां पर। देन सेक्शंस 5 to 37, ठीक है, यहां पर वो प्रोविजन दिए गए हैं जो कि जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर अप्लाई होते हैं। सो दीज प्रोविजंस अप्लाई अपॉन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये प्रोविजन दोनों के लिए है ना। तो देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि टीपीए को हम लोग समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है, विच इज नॉट रॉन्ग। ऐसा कैसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, स्पेशली आफ्टर सेक्शन 38 मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कहीं कहीं जैसे हम लोग गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट इज फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, तो जनरल रूल वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही है, बट कहीं कहीं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी भी दिख सकता है, ठीक है। बट याद रखना कि सेक्शन 5 to 37 वो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहां पर से ये भी याद रखना कि जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये जो प्रिंसिपल्स यहां पर दिए हुए हैं सेक्शन 5 to 37 में, जैसे कंडीशनल ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेक्शन 10 में हम लोग देखेंगे 11, 12, 13, 14, उसके बाद 25, 27, वो सारे ही, ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट 1921 में जो दिया हुआ है, ये सारे के सारे प्रोविजंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है। इसीलिए जब भी आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना, सोगा, राइट, याद रखना कि सोगा इज नॉट एग्जॉस्टिव फॉर ट्रांसफर ऑफ
मूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पर आपको सेक्शन 5 to 37 ऑफ टीपीए भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ कॉमन पॉइंट विच मेनी पीपल मिस। और 5 to 37 में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूं कि सेक्शन 5 to 37 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ाता हूं, बट वहां पर मैं स्टूडेंट को ये जरूर इन्फॉर्म कर देता हूं ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस आर इक्वली, ऑल ऑफ का दीज का मतलब 5 to 37, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो इसको सोगा में भी ध्यान रखना, जिन लोगों का सोगा हो गया आपको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन 38 से लेकर के 53A, ठीक है। अब देखो ये वो प्रिंसिपल्स हैं या वो प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। प्रोविजंस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे प्रोविजंस मिलने के जैसे देखो हम लोग देखेंगे फीडिंग ऑफ द ग्रांट बाय स्टॉपल या फिर ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, ये सारे प्रोविजंस जो हैं दीज आर ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ यहां पर याद रखना कि सारे प्रिंसिपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल ऑफ देम आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द इंपॉर्टेंट वंस आर, जैसे कि हम लोग देखते हैं सेक्शन 40, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेक्शन 41 अगेन इंपॉर्टेंट, 43 अगेन इंपॉर्टेंट, जो हम लोग कह रहे थे फीडिंग ऑफ द ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है। देन 52, 53 एंड 53A, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को हमेशा ही ट्राई किया करो कि ये कनेक्ट करो इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट से, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17(1)A से। ये चीज मैं बता दे रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है इन सेक्शन 53A, राइट। इसे आप पढ़ो हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17(1)A से एंड देन सेक्शन 49 से, ठीक है। याद रखना ऑफ द सेम एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के ही से ही, ठीक है, ये भी उसी का है। तो दिस इज 49 का स्पेशली जो प्रोवाइजो है वहां पर, ठीक है। एंड ऑल्सो जो केसेस वगैरह आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट याद रखना कि तो मैंने कहा था कि टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। टीपीए में ऐसे कई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ऐसे कई सारे प्रोविजन है जो कि दूसरे एक्ट्स में भी आपको मिल जाते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल जहां पर कि टीपीए में, टीपीए के साथ आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 जो है दिस इज फीडिंग ऑफ द ग्रांट बाय स्टॉपल, दिस हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 6, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है स्पेस सक्सेशनिस्ट, राइट, कि देयर इज अ चांस ऑफ सक्सेशन। या याद रखना कि सेक्शन 6 और सेक्शन 43 में देयर इज सीमिंगली अ सिमिलरिटी बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। दोनों बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चलता रहता है, लगेगा कि सिमिलर है बट एक्चुअली वो डिफरेंट होता है, बट देन देयर इज आल्सो सिमिलरिटी। तो दोनों चीजें हैं वहां पर, ठीक है। तो और जो बाकी जो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर वगैरह बताया वो भी देख लेना एक बार, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। इसके बाद देखो यहां तक सेक्शन 5 to 37 एंड 38 to 53A ये होते हैं प्रिंसिपल्स विच अप्लाई अपॉन ट्रांसफर्स। ट्रांसफर जनरली चाहे जो भी ट्रांसफर हो उन पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, बट देन वी गो ऑन टू स्पेसिफिक ट्रांसफर्स, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसफर्स जिसमें कि सबसे पहले है हमारा सेल, ठीक है। सेल है हमारा सेक्शन 54 से लेकर के 58 तक, सॉरी आई थिंक 57, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक 57 है, 57 है, राइट, 57, ठीक है। 54 से लेकर के 57 है, नॉट 58, राइट राइट। अब ओके लेट मी जस्ट शो यू, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेल में सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लेट्स गो टू सेक्शन 54 एंड लेट्स लुक एट द प्रोविजन देयर ऑफ सेक्शन 54। ये देखो क्या लिखा है, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। इसीलिए सेल में क्या होगा, वो सारे के सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे जो 5 हम लोगों ने अभी देखे थे, ठीक है। लेट्स लुक एट द, चलो थोड़ी देर में आते हैं वहां पर। सेल नेक्स्ट है हमारा
मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज इज सेक्शन 58 टू 104, सेक्शन 58 से लेकर के 104 हमारा क्या है, मॉर्गेज, ठीक है। नो दिस इज द बिगेस्ट पार्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बिगेस्ट पार्ट का मतलब कि सबसे बड़ा प्रोविजन हमारे किसके लिए है, इसके लिए क्या नाम है, मॉर्गेज के लिए। मॉर्गेज जो स्पेसिफिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में सबसे ज्यादा प्रोविजन किसके लिए, मॉर्गेज के लिए है। और 58 से 104 के बीच में ही हमारा आता है चार्ज, ठीक है। चार्ज इज सेक्शन 100, बट देन इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है 102, 103, 104, नोटिस एंड पावर टू मेक रूल्स, ये सारे हैं वहां पर। तो याद रखना कि चार्ज और मॉर्गेज में डिफरेंस, दैट्स आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि हमारा मेंस में आता है। देन मॉर्गेज में याद रखना, द थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और द काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। देयर आर टोटल ऑफ 5 kinds of mortgage, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, ठीक है। ये सारी जो मॉर्गेजेस हमारी होती हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, ठीक है। वहां पर कोई भी एम्बिग्विटी आपके मन में नहीं होनी चाहिए, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। और जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छी दी हुई है, यू डोंट नीड टू लुक फॉर द डेफिनेशन कि ये कहां पर है। सेक्शन 58 में अगर पढ़ोगे वहां पर काफी अच्छी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोगों को ये चीज पढ़नी चाहिए, ठीक है। ऑफ मॉर्गेज, देखो सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, simple mortgage, and then there is A, B, C, D. Then there is English mortgage, mortgage by deposition of title deeds. ये हो गए 5। तो 5 स्पेसिफिक होते हैं, कौन कौन से, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, एंड देन वी हैव द इंग्लिश मॉर्गेज एंड द मॉर्गेज बाय डेपोजिशन ऑफ टाइटल डीड्स। ये है हमारे 5 स्पेसिफिक मॉर्गेजेस। एंड देन वी हैव अ सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन इज नॉट एनी यूनिक वन, सॉरी नॉट एनी डिफरेंट वन। ये क्या होता है, इट्स इधर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑफ दी अबव 5। जो 5 है ना, उनमें से किसी 2 का या 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे नाम देते हैं एनोमलस मॉर्गेज। तो इसमें एनोमलस मॉर्गेज में हम लोग फीचर्स देख सकते हैं, मोर देन 1 मॉर्गेजेस के फीचर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक द अदर 5, ठीक है। ऑल 5 की जरूरत नहीं है, मेनली 2 या 3, कहीं कहीं 3 भी होते हैं, बट मेनली 2 ही होते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखना है हम लोगों को मॉर्गेजेस, तो टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस पर ध्यान रखना, बिकॉज इसमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो आपके सामने जब प्रोविजन आएगा और टर्म्स यूज होंगे, रिडम्पशन या फिर फोरक्लोजर या फिर सेल। चलो सेल तो टर्म इजी है, बट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ रिडम्पशन होगा और कहाँ पर फोरक्लोजर होगा, ठीक है, वो चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज आपके मन में क्लियर है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर रिडेम्पशन होगा और कहां पर फोरक्लोजर होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, दे जस्ट टेंड टू मेमोराइज इट, वो उसे पूरा का पूरा याद करने के पीछे लग जाते हैं। वेल इट कैन वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि इट विल नॉट वर्क, लेकिन याद रखना कि रिडेम्पशन एंड फोरक्लोजर अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, तो याद तो हो ही जाएगा आपको, इट विल ऑल्सो मेक सेंस। बिकॉज प्रोविजन में सिर्फ रट्टेबाजी करके मत जाना, प्रोविजन को समझ के जाना। बिकॉज अगर एग्जाम में कोई भी चीज वो ट्विस्ट भी करे, अगर ठीक है किसी भी तरह की को ट्विस्ट करे, तो आप फिर भी उससे क्वेश्चन का आंसर दे सको। एंड दैट इज व्हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट सिंपली मेमोराइजिंग इट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पे ध्यान देना, ठीक है। और प्रोविजन देखो काफी सारे हैं यहाँ पर, डोंट गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रोविजन, बट कुछ चीजें होंगी जैसे सेक्शन 78 जब पढ़ो, ट्राई टू रीड इट विद सेक्शन 47, ठीक है। 47 का 78 से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। अब इतने कम टाइम में, जितना टाइम है, मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट देन आफ्टर दिस वी हैव लीज, ठीक है। देखो लीज की जब हम लोग बात करते हैं, लेट्स कम हियर, सेक्शन 105 से हमारा लीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कम हियर वी हैव सेक्शन 105 व्हिच इज लीज डिफाइंड। तो क्या लिखा है, अभी मैंने तुम लोग को जो बोला था कि 5 राइट्स होते हैं, उस पर ध्यान देना। क्या लिखा है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या लिखा था, लीज में देखो राइट्स में क्या है,
एंजॉयमेंट, ठीक है। एंजॉयमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट पोजेशन। तो लीज में आप क्या ट्रांसफर करते हो, सिर्फ ये दो चीजें करते हो, ठीक है, 2 और 3। इसीलिए कई बार लोग, मैंने कहा तुम लोगों को कि ये दोनों कई बार एक में भी होता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो, तो लीज स्टार्ट सेक्शन 105 एंड इट इज अ ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। अब 105 के बाद यहां से हम लोग चले जाते हैं 112, 113, इवन 117 तक हम लोग जा सकते हैं लीज में। लीज के प्रोविजन जो है वो 117 तक है, ठीक है। चलो, लीज में, लीज इज सेक्शंस 105 to 117, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना होता है कि लीज कितने दिन की है, कैसी है, इज इट अ परपेचुअल लीज और इज इट अ टाइम बाउंड लीज, या फिर वो मंथ टू मंथ है, ईयर टू ईयर है, एग्रीकल्चरल लीज है, या फिर अदर लीज है, किस तरह की है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। लीज में देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब माय पर्सनल ओपिनियन कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन है, दैट इज सेक्शन 111, ठीक है। 111 को बहुत अच्छे से पढ़ना, वहां पर राइट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नहीं, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 118 से, सॉरी, दैट इज एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज जो है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं। एक्सचेंज कहां पर है, सेक्शन 118 से लेकर के 121 तक है हमारा एक्सचेंज, क्योंकि 122 से हमारा गिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सचेंज जो है ये हमारा कहां पर है, सेक्शन 118 से 121 तक, ठीक है। तो याद रखना यहां पर कि 118 में जो एक्सचेंज दिया हुआ है, एक्सचेंज में क्या होता है, देखो सेल में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी लेते हो और आप पे करते हो, तो यू पे मनी फॉर दैट प्रॉपर्टी। एक्सचेंज में आप मनी नहीं पे करते, आप एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी देते हो, दैट्स बेसिकली एक्सचेंज, राइट। हम लोग एक्सचेंज ही करते हैं। तो जो कॉमन सेंस में हम लोग एक्सचेंज समझते हैं, वही एक्सचेंज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक चीज क्या आती है, सपोज एक प्रॉपर्टी का वर्थ 50 लाख है और दूसरी प्रॉपर्टी का वर्थ 40 लाख है, अगर मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, बट हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या होता है कि जो डिफरेंस है वो पे कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो जाती है और जो डिफरेंस है द पर्सन जिसके पास भी ज्यादा वैल्यू आ गई है वो लोअर वैल्यू वाले को पे कर देता है कि इतने का आप रखो, ठीक है। तो वो भी एक्सचेंज में अलाउड है 118 से 121। देन वी हैव गिफ्ट, ठीक है। अब सेक्शन 122 से गिफ्ट स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज ऑन टू, तो कहां तक गया है, ये हमारा 122 से गिफ्ट स्टार्ट होता है, इट गोज ऑन टू सेक्शन 129, राइट। अब देखो सेक्शन 129 में डोनेशन मोर्टिस कॉजा है, या जिसे हम लोग उसमें मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं मर्जुल मौत, राइट। कि अगर कोई पर्सन अगर डेथ बेड पर है और उसने कोई ट्रांसफर किया है, अ पर्सन इज ऑन डेथ बेड, इज एज एटलीस्ट द प्रिजम्पशन इज दैट पर्सन इज नॉट इन हिज और हर राइट स्टेट ऑफ माइंड। सो वहां पर हम लोग कहते हैं कि अगर उसने ऐसे टाइम पे किया है, was he or her in a fit state of mind to make the transfer, तो वो सेक्शन 129 में वगैरह। बट यहां पर याद रखना, गिफ्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक आएगा आपका यूनिवर्सल डोनी का, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से करके जाना, यूनिवर्सल डोनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना होता है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम, अब एक्शनेबल क्लेम से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, बट ऑल्दो यहां से उतने नहीं आते। सो दिस इज सेक्शन 132, 137, ठीक है। दिस इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में एग्जाम्पल्स याद रखना और ट्राई करना कि इलस्ट्रेशंस को आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, ठीक है। नाउ एक बात याद रखना कि टीपीए जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी लॉ का एक पार्ट है टीपीए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर तुम लोगों ने बुक भी देखी होगी जो पूर्व प्रधान सक्सेना की आती है, इट इज डीम्ड एज प्रॉपर्टी लॉ, लेकिन उसमें टीपीए के प्रोविजंस के साथ साथ तुम्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट के भी प्रोविजंस वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टीपीए से रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। बट अगर बुक देखोगे आर के सिन्हा की, विच आई रिकमेंड, कि आर के सिन्हा की बुक काफी अच्छी होती है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टीपीए। वहां पर याद रखना कि
टीपीए इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लॉ. प्रॉपर्टी में से ईजमेंट एक्ट है या ट्रस्ट एक्ट है, ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर्टी लॉ. ठीक है. अब सक्सेशन एक्ट में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, विल या जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वहां पर भी होती है. बाय इनहेरिटेंस भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. बाय से रेवेन्यू कोड है, हर एक स्टेट का अपना एक रेवेन्यू कोड होता है, रेवेन्यू कोड में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है जो लैंड ट्रांसफर होता है. ठीक है. तो याद रखना कि टीपीए इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग अम्ब्रेला. जैसे प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो काफी बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर टीपीए इज अ स्मॉल एक्ट. ठीक है. बट स्टिल टीपीए में हम लोग देख रहे हैं कि कहने के लिए स्मॉल है, ये भी काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है. एंड टीपीए को कभी भी ऐसा मत करना कि जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट. थोड़ा बेसिक्स को अगर अपने क्लियर रखो और आपको समझ में आ जाए किस तरह के राइट्स इन्वॉल्व है, किस तरह की ट्रांसफर आप कर सकते हो, कैसे नहीं हो सकते, all of these things have to be kept in mind in order to understand or in order to have a proper understanding of the Transfer of Property Act of 1882. Chalo. Thank you everyone.